मम्मी, आंखें खोलो मम्मी, देखो हम लोग आए हैं। दिशा ने अपनी माँ कल्पना के हाथों को सहलाती हुई अपने अनवरत बहते आंसुओं को भी पोंछती जा रही थी। कल्पना का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने दिशा की पीठ थपथपाकर कहा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑपरेशन सफल रहा है और शाम तक उन्हें होश भी आ जाएगा। संजय और अमन से कुछ बातें कर व कुछ हिदायतें देकर डॉक्टर शिमिका चली गई। संजय भारद्वाज वहीं बैठकर भीगे रुमाल से कल्पना के चेहरे को पोंछने लगे। आखिर उनसे कब, कहाँ व कौन सी गलती हुई कि कल्पना, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों की माँ आज इस हाल तक पहुँच गई। पिछले दिसंबर में कल्पना शायद अपनी बीमारी के बारे में ही बताने अचानक दिल्ली आई थी, पर उसने ऐसा क्या महसूस किया, किसकी बातें उसे इतना दर्द दे गई कि वह अपनी बीमारी का दर्द खुद में ही समेटे लौट गई। संजय का हृदय पश्चाताप की ज्वाला से धधक रहा था। वे अतीत में खो गए। संजय की पोस्टिंग सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर भोपाल में थी। वहीं शादी हुई, बच्चे हुए, अमन व दिशा। फिर जैसा कि हर घर में होता है, पैसे की खींचातानी होने लगी। उन्हीं दिनों केंद्रीय विद्यालय में 1500 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकला तो संजय ने जबरदस्ती कल्पना से भी अप्लाई करवा दिया। वह 10वीं से बीएससी तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थी और बीएड में भी उसके अच्छे नंबर थे। साक्षात्कार भी अच्छा हुआ और उसकी नियुक्ति प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका के रूप में मध्य प्रदेश कटनी में हो गई। नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाने के बाद भी कल्पना नौकरी करने के विरुद्ध थी। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अकेले इतनी दूर उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी। उधर संजय को हर महीने आने वाले पैसे की चाहत ने स्वार्थी बना दिया था। वह उसे समझाते, देखो कल्पना, इतनी अच्छी नौकरी घर बैठे मिल गई है, बच्चे भी 2-3 साल में स्कूल जाने लगेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, तब तक माँ तुम्हारे साथ रहेगी। इस तरह हमेशा से हाउसवाइफ की हिमायती रही कल्पना खुद वर्किंग वुमन बन गई। 6 महीने के बाद संजय का स्थानांतरण कटनी के पास जबलपुर में हो गया। जब तक वह जबलपुर में रहे, सप्ताहांत में आना जाना हो ही जाता। 2-3 साल बाद बच्चे स्कूल जाने लगे, उसकी सास बीमार रहने लगी तो वह गांव में रह रहे अपने बड़े बेटे के पास चली गई। जब अमन 7वीं और दिशा 5वीं में थी, उस समय कल्पना की नियुक्ति एक पिछड़े इलाके में हो गई और संजय की दिल्ली में। वे बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए दोनों बच्चों को अपने पास रखने की बात कहने लगी और कल्पना ने नौकरी से त्यागपत्र देने का मन बना लिया, लेकिन संजय की दलीलों ने उसे पुनः परास्त कर दिया। अब तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च आएगा, फिर तुम्हारे भी तो प्रमोशन होने वाले हैं, पैसे बढ़ेंगे। मन मारकर कल्पना को बच्चों का विछोह सहना पड़ा। बच्चों को शुरू में दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे महानगर की चकाचौंध ने उन्हें भी अपने आगोश में ले लिया। दूरियां बढ़ने से आने जाने का अंतराल भी बढ़ गया। समय बीतता जा रहा था। अमन का इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर था और दिशा का बीकॉम में दूसरा साल। इसी बीच कल्पना उप प्राचार्य बनी, फिर उसी विद्यालय में प्राचार्य का पद मिल गया। यह उसे सुखद लगा। सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, लेकिन वह भीतर ही भीतर खोखली होती जा रही थी। प्राचार्य बनने पर उसने काफ़ी हुलस कर घर पर फ़ोन लगाया। संजय घर पर नहीं थे। फ़ोन दिशा ने उठाया। हेलो दिशा, मैं प्रिंसिपल बन गई। ओह मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। बेटी के ऐसे व्यवहार से कल्पना का सारा उत्साह खत्म हो गया। शाम को बधाई देने आई अपनी सबसे प्रिय सहेली व सहकर्मी आकांक्षा को यह बात बताते हुए वह रो पड़ी। क्या बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रह जाता।
मेरी खुशी में एक क्षण के लिए भी तो वह शामिल नहीं हो सकी। आकांक्षा ने उसे समझाया। बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, देखना। यह खबर सुनते ही जीजाजी दौड़े आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम का बोझ बढ़ गया था। कुछ जानबूझकर भी वह अपने को काम में डुबोए रहती। उसकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं चल रही थी। माहवारी में बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। भूख लगती ही नहीं थी, हमेशा पेट फूला फूला लगता। कल्पना इसे मेनोपॉज के लक्षण मानकर टालती जा रही थी। एक दिन जब ज़्यादा परेशान हुई तो आकांक्षा ही उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर शिमिका की अनुभवी आंखों को कुछ आदेशा हुआ। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और सोनोग्राफी करवाने को कहा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर कल्पना अकेले ही गई थी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर शिमिका का चेहरा कुछ सफ़ेद पड़ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, देखिए मिसेज भारद्वाज, आपको बच्चेदानी का कैंसर है। यह अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। बशर्ते इलाज समय पर और सही ढंग से हो। आपको जितना जल्द हो सके ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। देर होने पर फैलने का डर है। बाहर से भरसक संजत होने का प्रयास करते हुए भी कल्पना के हाथ रिपोर्ट वापस लेते समय काँप रहे थे। यह यंत्र चालित सी घर लौट आई। उसने किसी से अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। छुट्टी लेकर पूरे दिन वह घर में लेटी रही। पहले कल्पना ने सोचा कि संजय को फ़ोन पर ही बतला दूं, लेकिन फिर यह सोचकर कि अचानक बीमारी की बात सुनकर वह घबरा जाएंगे, उसने दूसरे दिन का रिजर्वेशन करवा लिया। हड़बड़ी में आने की खबर भी नहीं कर पाई। ट्रेन से ही उसने संजय को फ़ोन लगाया। मैं 1 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाली हूं, आप गाड़ी लेकर आ जाइए। उसने ट्रेन का नाम बतलाया। संजय ने चौंक कर पूछा, अचानक? क्या बात है? मैं तो कोलकाता में हूँ। तुम अमन को फ़ोन कर दो, वह आ जाएगा स्टेशन। अमन भी चौंक गया। आप यहाँ दिल्ली आ रही हैं? क्यों? तुम गाड़ी लेकर आ जाओ। आने का कारण बाद में पूछना। कल्पना ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। ओह नो, परसों से मेरे पेपर है, मैं कैसे आ पाऊँगा? आज ड्राइवर भी नहीं आया है। आप प्लीज़ टैक्सी से आ जाइए। बेटे से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि वह रास्ते से ही लौट जाए, लेकिन संजय को बीमारी के बारे में बतलाना जरूरी था। बेमन से ही वह घर पहुंची। दिशा व अमन दोनों आए। पाँव छूकर थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करके अपने अपने कमरों में चले गए। वह चुपचाप बैठी रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने बच्चों को समझाने या डांटने का अधिकार भी खो चुकी है। दोनों बच्चों का व्यवहार उसे बहुत आहत कर गया था। संजय रात में लौटे। वह काफ़ी थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर उसे देखकर खुशी जरूर आई। खाने पीने के बाद सोने का समय कल्पना ने बात की शुरुआत की। इधर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। क्यों? क्या हुआ? वह सोने के लिए करवट बदलते हुए बोले। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाया, कहती है यूटेरस निकलवाने को कहा होगा। निकलवा दो। अब उसका क्या काम है? संजय की बात सुनकर कल्पना संज्ञा शून्य सी हो गई। जिस अंग ने उसके 2 बच्चों को 9 महीने अपने अंदर सहेज कर रखा, उस अंग को बिना कारण जाने निकलवा देने की बात कहकर संजय खर्राटे लेने लगे थे। कल्पना की नींद उड़ गई। अब तो उसकी भी ज़रूरत इस घर में नहीं है। उसकी बीमारी के बारे में भी जानकर हो सकता है संजय कहे, मरने दो, उसकी अब क्या ज़रूरत है। कल्पना 2 दिन बाद बिना किसी को कुछ बताए वापस लौट आई। अपने प्रति अब वह और लापरवाह हो गई। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। एक दिन ऑफिस में ही बेहोश हो जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब
सबको उसकी बीमारी का पता चला। डॉक्टर शिमिखा बहुत गुस्सा हो रही थी। 1 साल पहले ही मैंने इन्हें ऑपरेशन के लिए कहा था। इनकी लापरवाही से बीमारी फैल गई है। ऑपरेशन तुरंत करना होगा। स्कूल का पूरा स्टाफ उनकी चिरौरी कर रहा था। कल्पना की जिद थी कि घर पर मेरे मरने से पहले किसी को खबर ना की जाए, वरना मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाऊंगी ही नहीं। आकांक्षा ने उसे आश्वासन दिया कि किसी को खबर नहीं होगी, तुम ऑपरेशन करवाओ। कल्पना की सुनी सुनी आंखें देखकर आकांक्षा की भी आंखें भर आई। ऐसे वक्त पति और बच्चों का कितना भरोसा रहता है। ऑपरेशन कल होना था। आकांक्षा ने कुछ सोचकर संजय को ईमेल कर दिया। मिस्टर भारद्वाज, आपकी पत्नी और आपके दोनों बच्चों की मां कल्पना आज जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। उसे कैंसर है। पिछले 1 साल से उसे अपनी बीमारी का पता था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। आप लोगों के बीच क्या परेशानी है, यह तो मुझे जानने का हक नहीं, लेकिन यह जरूर कहूँगी कि औरत को केवल काम करने वाली मशीन ना समझकर जीती जागती भावनाओं और संवेदना से पूर्ण नारी समझते तो कल्पना की ऐसी स्थिति ना होती। मैंने अपनी सखी के मना करने के बावजूद आपको खबर करना उचित समझा। आगे आपकी मर्जी। ऑपरेशन कल है। आकांक्षा सिंह मेल पढ़ते ही संजय को चक्कर आ गया। उनका प्रेशर अचानक बढ़ गया था। सामने बैठा ऑफिसर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। बच्चे पिता के बेहोश होने से चिंतित थे और मां की बीमारी जानकर दोनों शक्ते में आ गए। शाम तक संजय का प्रेशर नॉर्मल हुआ तो अगली सुबह तीनों प्लेन से रायपुर आ गए। दिशा रास्ते भर रोती आई। 10 साल से मम्मी नौकरी के कारण हमसे अलग रही है। साल में गर्मी की छुट्टियों में ही आ पाती है। पिछले साल तो वह आई भी नहीं। अमन तो फ़ोन कम ही करता था। 2 महीने से मैं भी तो उनसे बात नहीं कर पाई। सब बातों का लेखा जोखा दिशा अब कर रही थी। आकांक्षा ने दोनों बच्चों के सामने ही संजय को कल्पना की बीमारी का इतिहास और उसकी टूटती हुई मनस्थिति से अवगत कराया। अमन रुआंसा होकर कहने लगा, आंटी, पढ़ाई का प्रेशर रहता है। मैंने जानबूझकर मम्मी को कभी हर्ट नहीं किया। वह हमें डांट सकती थी, मगर इतनी छोटी छोटी बातों को वह मन में समेट लेगी, ये हम लोग नहीं समझ पाए। तुम्हारी मम्मी को भी काम का बहुत प्रेशर रहता है। उन्होंने भी अकेले तुम दोनों की परवरिश की। आजकल बच्चों की भावनाओं को समझने की बातें तो काफ़ी की जाती है, लेकिन बढ़ते बच्चों की बातों का बुढ़ापे की ओर अग्रसर अभिभावकों पर भी असर पड़ता है। जैसे टीनेजर्स में हार्मोनल परिवर्तन से गुस्सा उत्तेजना बढ़ती है, वैसे ही पेरेंट्स, खासकर माँ भी अपने आप को उम्र के इस मोड़ पर असुरक्षित महसूस करने लगती है। ऐसे में उसे भी परिवार से भावनात्मक संबल की आवश्यकता होती है, जो तुम लोग कल्पना को नहीं दे पाए। आकांक्षा कल्पना की संवेदना को अपनी भाषा में व्यक्त कर रही थी। उसने मिस्टर भारद्वाज को खबर तो कर दी थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं उसने गलती तो नहीं की। कल्पना से किया वादा उसने तोड़ा था। कल्पना इन लोगों को देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। कल्पना को होश आने लगा था। सबसे पहले उसकी नज़र सामने खड़े संजय पर गई। संजय की प्रेम में डूबी पनियाई आंखों को देखते ही कल्पना के चेहरे पर उस स्थिति में जो चमक कौंध गई, उसे आकांक्षा ने गहराई से महसूस किया। कल्पना ने बगल में बैठी बेचैन दिशा की हथेली को हल्के से दबाया। स्पर्श की इस गर्माहट से माँ बेटी के रिश्तों के बीच खड़ी पूर्वग्रह की छीन दीवार पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगी। फिर बेटे को लगातार खोजती निगाहें थक गई तो उसके मुंह से पहला क्लांत प्रश्नवाचक शब्द निकला, अमन। अमन उसके सिरहाने मुजरिम की भांति खड़ा था।
लपक कर सामने आ गया। उसे देख कल्पना ने कहा, पानी। अमन ने रुमाल भिगोकर उसके सूखे होठों को पोंछ दिया। कल्पना ने परम तृप्ति की से आंखें बंद कर ली। आकांक्षा सोच रही थी, अब कल्पना को कुछ नहीं होगा। उसकी संबंधों के बंधन इतने कमजोर नहीं कि छोटी मोटी घटनाओं के आघात से टूट जाए। अपने परिवार का प्यार पाकर वह अब पूर्ण स्वस्थ होकर खुशहाल जीवन जिएगी, यह मेरा विश्वास है। मैंने मिस्टर भारद्वाज को खबर करके जो गलती की थी वह बिल्कुल सही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।